तो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। इस एपिसोड में उस टॉपिक का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन या न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बोलना चाहिए, न्यूक्लियस के लिए भी यूज होता है टर्म। तो बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने से पहले हम आपको एक सिंपल सा एक लेक्चर देते हैं, ऐसे डेमो लेक्चर टाइप का, जिससे कि आपको समझ में ज़्यादा आए। ठीक है, अभी इस एपिसोड में जो हम बताएंगे वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, जो आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, इससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया मुझे लगता है मैं देने में सफल रहूँगा। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं। तो क्या करो कि एक काम करो, कुछ पत्थर लो छोटे छोटे एकदम, जैसे जो कंक्रीट जब डाली जाती है, कंक्रीट या छत डालते हैं ना, जब घर बनता है तो वो जो पत्थर नहीं जो यूज करते हैं कंक्रीट बनाने में, सीमेंट के साथ जो मिलाते हैं, वही बहुत सी जगह पर उनको खुद ही आरसीसी बोलते हैं। आरसीसी की गिट्टी बोलते हैं ना उनको। तो वो लो, एक को गीली मिट्टी के साथ मिला के एक राउंड शेप में बनाओ गोला उसका, और कुछ पत्थरों को सीमेंट के साथ मिक्स करके गोला बनाओ। ठीक है, दोनों गोले अलग अलग रखो, करीब 10 घंटे तक छोड़ दो। अब वापस उन गोलों को चेक करो, तो किसको तोड़ के वो पत्थर निकालना आसान होगा? बताओ, किसको तोड़ के वो पत्थर जो हैं वो निकालना आसान होगा? जाहिर सी बात है, मिट्टी में जो मिला के जो गोला बनाया गया है उसको तोड़ना आसान है, उसके पत्थर निकालना आसान है। और जो वो सीमेंट में जो वो वही छोटे छोटे पत्थर मिला के जो गोला बनाया गया है, उसको तोड़ के 10 घंटे बाद उसको तोड़ के पत्थर निकालना बहुत हार्ड है। हथौड़ा चाहिए होगा आपको फिर तोड़ने के लिए। मिट्टी वाला हो सकता है इसे पटक देने पर ही टूट जाए, लेकिन वो हो सकता है ऐसे ना टूटे। तो वो जो कंकड़ पत्थर हैं वो सीमेंट के गोले से निकालना, जो सीमेंट को मिक्स करके जो बनाया गया है उससे निकालना हार्ड है। इसका मतलब हुआ कि उस सीमेंट के गोले में वो जो गिट्टी है या जो छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो बहुत टाइटली बाउंडेड हैं, बहुत टाइटली या स्ट्रांगली बाउंडेड है। और वो गोला जो सीमेंट वाला है जिसमें पत्थर हैं अंदर, वो गोला उस मिट्टी वाले गोले से जिसमें पत्थर हैं अंदर, उससे ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो, ये मिट्टी का गोला था और ये सीमेंट का गोला था। हमने इसमें मिट्टी का थोड़े कंकड़ मिला के ये मिट्टी का गोला बनाया, मिट्टी में मिक्स करके कंकड़ों को ये मिट्टी का गोला बनाया, और सीमेंट में कुछ ये कंकड़ हैं, वही यार गिट्टियाँ या छोटे स्मॉल पत्थर जो भी कह लो, टुकड़े, स्टोन के टुकड़े, जो भी बोलना है बोलो, उनको मिला के गोला बनाया। और हमने ये इनके नंबर सेम रखे, जितने नंबर्स इसमें यूज किए पत्थर के उसमें उतने इसमें यूज किए, दोनों का साइज सेम रखा। बस यहाँ पे ये सीमेंट है, बाकी मटेरियल
वाटर मिला के बनाया गोला, और यहाँ पर मिट्टी में वाटर मिला के बनाया गोला, ये सॉइल है। तो करीब 10 आवर्स के बाद, जैसा कि हमने बोला, दोनों को अगर आप देखो तो ये बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा, ये बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसको आप हाथ से भी पटक के तोड़ सकते हैं, लेकिन शायद ये नहीं टूटेगा, और इसके पत्थर निकालने में बाहर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके पत्थर बाहर निकालने में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये जो पत्थर हैं छोटे छोटे, ये इसमें लूजली बाउंडेड हैं, यानी ये लूज हैं, और ये पत्थर इसमें सीमेंट वाले में स्ट्रांगली बाउंडेड हैं। ये ज़्यादा स्टेबल गोला बना है, मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल गोला बना। इसका एक कंकड़ निकालने में आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी लेस एनर्जी चाहिए। थोड़ी एनर्जी लगा के आप इसका एक कंकड़ निकाल सकते हैं, मतलब हाथ से या पटक के थोड़े से, मतलब जल्दी निकल आएगा। जबकि इसका एक कंकड़ निकालने में आपको बहुत ज़्यादा चाहिए एनर्जी, हाई एनर्जी चाहिए। इस गोले से अगर आप एक कंकड़ निकालें तो आपको बहुत हाई एनर्जी चाहिए। ये बात समझ में आई? इतनी। इससे एक कंकड़ निकालना बहुत टफ है, जबकि इससे एक कंकड़ निकालना आसान है। समझ में आ गया ना आपको? ये पता है क्यों हुआ? शुरुआत में जो टेम्परेचर इसका था वही टेम्परेचर इसका था, मतलब बिल्कुल ऐसे ही, ठंडी मिट्टी, ठंडी सीमेंट, ठंडा पानी जितना इसमें डाला उतना ही इसमें डाला, वही पत्थर का भी टेम्परेचर उतना, इसमें भी टेम्परेचर उतना। तो हमने बाहर से ऊर्जा में कोई छेड़छाड़ नहीं की। नहीं हुआ क्या कि जब हम गोला बनाए थे तो ये जो सीमेंट वाला जो गोला था, सीमेंट जब पानी जब मिलता है ना तो सीमेंट जमती है, ठीक है? तो जमती है ना तो बहुत ज़्यादा हीट निकालती है, बहुत ज़्यादा हीट निकालती है, खूब हीट रिलीज करती है। तभी देखो जब घर बनते हैं ना, छतें पड़ती हैं, पिलर्स खड़े होते हैं, तो उनको गीले पानी से, मतलब पानी से गीला करते रहते हैं। या छत पे जब कोई स्लैब डाली जाती है, छत डाली जाती है घरों में, तो वहाँ पर खूब पानी डालते हैं। देखा होगा आप, जरा ध्यान से देखो, वो पूरा गीला करके रखते हैं उसको। क्यों? क्योंकि सीमेंट जो होती है वो वाटर से जब रिएक्शन होता है तो वो हाइड्रेटेड होती है ना, तो ढेर सारी एनर्जी निकालती है। मिट्टी उतनी एनर्जी नहीं निकालती है, अगर मिट्टी में पानी मिलाओ तो उतनी एनर्जी नहीं निकलेगी। सीमेंट ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है, ये ढेर सारी एनर्जी रिलीज करती है। यानी जब ये गोला जम रहा होता है तो यहाँ से एनर्जी निकल रही होती है ज़्यादा, इससे ज़्यादा एनर्जी मिट्टी भी रिलीज करेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलीज करेगी। इस सिस्टम से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी अगर रिलीज होती है किसी सिस्टम से तो बोलते हैं वो सिस्टम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के मतलब प्रोसेस में है, यानी ऊर्जा बाहर फेंक रहा है, रिलीज कर रहा है। समझ में आया? ये इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है। अगर ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q2 इज ग्रेटर देन Q1। 10 घंटे में ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देगी, ये वाला गोला, सीमेंट वाला। जो सिस्टम ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस में होता है, जो ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, वो बाद में उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। समझ में आया? वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब आपको अगर इससे ये पत्थर निकालने हैं ना, आपने पत्थर घुसेड़े, मिलाए और गोला बनाया, और उसने Q2 एनर्जी सिस्टम से निकाली,
तो अगर आपको ये पत्थर निकालने हैं तो आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर ये पत्थर निकलेंगे। अब वो एनर्जी चाहे आप हथौड़ा से दो चाहे जिससे दो, आपको हाइयर एनर्जी चाहिए इन पत्थरों को निकालने के लिए। जो सिस्टम ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है उसको अगर आप वापस लाना चाहो तो उतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा एनर्जी। तभी बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, इसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर दी। तो अब वापस अगर आप चाहो कि इसको वापस ये पत्थर निकले बाहर, अब तो उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसीलिए बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये गोला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंडेड क्यों है, ज़्यादा स्टेबल क्यों है, सीमेंट वाला गोला। इसके पत्थर निकालना उतना स्ट्रॉन्ग, मतलब उतना हार्ड क्यों है। समझ में आया? ये तो बहुत लेमैन एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं ताकि आप बाइंडिंग एनर्जी को भी कोरिलेट कर सकें। मतलब ज़्यादा इसमें साइंटिफिकली घुसने की ज़रूरत नहीं है, आप बाइंडिंग एनर्जी इन न्यूक्लियस अच्छे से समझ सकें, इसके लिए मैं एक बहुत लेमैन टाइप का एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ। इसमें साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात मैं बता रहा हूँ। आगे आओ। हमने 5 डिग्री पर 2 लीटर वाटर लिया, 2 जगह। हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 जगह वाटर लिया, तो वाटर में मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के H2O, जो कि मोशन में होंगे। अगर वो वाटर है, लिक्विड है, तो वो मोशन में होंगे सब, यानी लगभग काफ़ी फ्री होंगे। ठीक है, लिक्विड का आप जानते हैं ना, मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं। अब हमने इसको जरा ठंडा किया, 3 जगह ले लो। तीन जगह हमने लिक्विड वाटर लिया है जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। हमने इसको ठंडा किया और इसको बर्फ़ का एक गोला बनाया, 2 लीटर के वाटर का एक बर्फ़ का गोला। एक पहले जो वाटर जो लिया है पहले नंबर पर, ये वाला वाटर, इसको हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस वाला गोला बनाया, जस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस। दूसरे नंबर पर जो वाटर है 2 लीटर का, इसको भी हमने गोला बनाया, लेकिन हमने इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड ले गए इस आइस को। और तीसरे नंबर पर जो गोला बनाया, ये इस वाले वाटर से, 2 लीटर वाटर से जो गोला बनाया, इसके टेम्परेचर को हम -50 डिग्री सेंटीग्रेड ले गए आइस तक, आइस बना दी। समझ में आया? हमने तीनों से आइस बनाई, गोला बनाया आइस का, लेकिन एक को केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा, एक बर्फ़ को -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए, और एक बर्फ़ को -50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ले गए। हैं तीनों आइस, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग। देखो क्या हुआ। जब हम ठंडा कर रहे थे, जब हम कूलिंग कर रहे थे इस वाटर को, तो यानी ये वाटर एनर्जी रिलीज कर रहा था बाहर। ये वाटर ठंडा हो रहा है, यानी अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, दे रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अपनी एनर्जी बाहर निकाल रहा है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके बर्फ़ बना लिया। और मान लो उसने टोटल इस बर्फ़ को बनने में टोटल जो एनर्जी रिलीज हुई वो है Q1। ये वाला वाटर देखो, दूसरे नंबर वाला वाटर, ये भी बर्फ़ बन रहा है। तो पहले तो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, जैसे कि पहला वाला था। अब ये जब ये पहले बर्फ़ किस पर बनती है? बर्फ़
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनती है। तो पहले ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ बनी होगी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम पहले जब बर्फ़ बनाया था तो टोटल हमारी एनर्जी कितनी रिलीज हुई थी? Q1। ये सिस्टम ने, इस बर्फ़ ने, पानी से बर्फ़ बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हो गई सिस्टम से? Q1। तो पहले तो इसमें भी Q1 रिलीज होगी जब आइस 0 डिग्री तक पहुंचेगी, लेकिन अभी आइस को -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना है, उसको और ठंडा करना है, यानी उस आइस से भी एनर्जी खींची जा रही है, आइस से एनर्जी और खींची गई। इक्वेशन, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्वेशन क्या होता है? mCp डेल्टा टी, या आप केवल C लिख लो, मास, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर में चेंज। तो अब हम 0 से -10 डिग्री यानी टेम्परेचर में चेंज ले जा रहे हैं और निगेटिव और ठंडा कर रहे हैं, यानी Q1 के साथ साथ इसको एक एनर्जी और रिलीज करनी पड़ेगी, Q2। पहले Q1 तो वो एनर्जी होगी जो 0 डिग्री आइस बनाने में यूज होगी, Q2 वो एनर्जी है जो 0 से -10 डिग्री तक और ठंडा करने में जो एनर्जी रिलीज होगी। तो पहले वाले सिस्टम ने Q1 अगर एनर्जी रिलीज की है तो दूसरी वाली सिस्टम ने Q1 + Q2 एनर्जी रिलीज की है, ये वाले ने। तीसरा सिस्टम आते हैं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड 2 लीटर वाटर है। अब ये भी हम गोला बना रहे हैं। तो पहले जब ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री आइस बना, ये भी उसी प्रोसेस से गुजर रहा है, अमाउंट सेम है, गोला सेम है, लीटर पानी का सेम है। तो पहले जब ये 0 डिग्री तक ठंडा होकर आइस बनेगा तो पहले ये Q1 एनर्जी सिस्टम रिलीज कर रहा होगा, भाई ठंडा हो रहा है ना तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, हीट के टर्म में रिलीज कर रहा है। फिर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हुआ, तो वो पिछली वाली की तरह Q1 + Q2 एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन ये -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो रहा है। ये आइस बहुत ठंडी हो रही है, जैसे अंटार्कटिका में, वहाँ पर होता है ना टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पेंगुइन वगैरह होते हैं साउथ पोल पर, तो वो आइस बहुत ठंडी होती है। तो अब इसको -10 डिग्री से -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक और ठंडा करोगे आप, और ठंडा करोगे, यानी इसी आइस से और जो रिमेनिंग एनर्जी है आप खींच रहे हो, तो यानी ये एक और एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, Q3, हीट के टर्म में। तो पहले सिस्टम में अगर Q1 एनर्जी या हीट रिलीज हुई है एक्सोथर्मिक प्रोसेस द्वारा, तो दूसरे सिस्टम में सेम एक्सोथर्मिक प्रोसेस द्वारा Q1 + Q2 यानी ज़्यादा हीट रिलीज हुई है, और तीसरे सिस्टम में हम और ठंडा कर रहे हैं, यानी Q1 + Q2 + Q3 यानी और ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन द्वारा हीट रिलीज हो रही है। समझ में आया? तो कौन सी आइस ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी आइस स्ट्रांगली बाउंडेड है? ये वाली। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि अगर आप इस आइस से वापस 5 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनाना चाहें तो आप इतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी रिवर्स में, और वो वाटर बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स वाटर के मिल जाएंगे, हमको निकल आएंगे मॉलिक्यूल्स वाटर के जो भी आइस में घुस गए। अगर आप इस केस में जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर आप इसको वापस 5 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदलना चाहेंगे तो आपको रिवर्स में आने के लिए फिर इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी जो रिलीज हो गई थी आपको सेम देनी पड़ेगी, अब आप ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, आप Q1 + Q2 दे रहे हैं इसके मॉलिक्यूल्स वाटर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक वापस लाने में, वापस निकालने में। तो यानी कि ये ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड आइस है, ये आइस ज़्यादा स्टेबल है, और ये सबसे स्टेबल है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी एनर्जी यानी Q1 + Q2 + Q3 देनी पड़ेगी रिवर्स में, अगर आप -50 डिग्री आइस के गोले को वापस
5 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदलना चाहें। इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल आइस है, ये उससे कम स्टेबल आइस है और ये सबसे कम स्टेबल आइस है। इसका मतलब ये आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के अंदर, वो आइस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड है, ये लेस स्ट्रांगली बाउंडेड है और ये लीस्ट स्ट्रांगली बाउंडेड है तीनों में। तो हमको जितनी एनर्जी ये देनी पड़ रही है ना वापस निकालने में, ये कह सकते हो कि ये इस आइस की बाइंडिंग एनर्जी है। यानी इस आइस की बाइंडिंग एनर्जी Q1 है। अगर आप Q1 दे देंगे तो ये वापस रिवर्स में आ जाएगा अपनी कंडीशन में। ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी है और ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। जस्ट एक सिंपल व्यू दिया आपको। स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी, मतलब कैसे आप समझ रहे हैं। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट रिलीज होती है, या कह लो एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो सिस्टम को स्टेबिलिटी देती है। जो सिस्टम जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा या हीट के टर्म में रिलीज कर देगा, वो सिस्टम उतना ही स्ट्रांग हो जाता है, यानी स्ट्रांगली बाउंडेड हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब इस एनर्जी के टर्म में उसको जज करते हैं कि बाइंडिंग मतलब कि अब अगर आपको वापस इतनी एनर्जी से वो बंधा हुआ है, सिस्टम स्टेबल है, अगर रिवर्स में उसको तोड़ना है या सिस्टम को अपार्ट करना है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स या जो भी हैं अगर अपार्ट करना है, तो आपको रिवर्स में इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल, यानी इतनी एनर्जी वापस। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा वो उतना ज़्यादा स्टेबल। समझ में आया? ये है कॉन्सेप्ट। तो ये जस्ट हमने आपको एक तरीका बताया कि एनर्जी रिलीज और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम बाइंडिंग एनर्जी इन न्यूक्लियस को समझ सकते हैं। स्टेबल होने के लिए, ये तो आप जान गए ना, स्टेबल होने के लिए सिस्टम एक्सोथर्मिक प्रोसेस से गुजरता है, मतलब वो हीट रिलीज करता है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर जो अभी हम लोगों ने ये बिल्कुल समझा है अपनी देसी कॉन्सेप्ट में, उसको हम अप्लाई करेंगे बाइंडिंग एनर्जी इन न्यूक्लियस में कैसे किया जाता है, इसको उसमें अप्लाई करेंगे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।